नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम परिमल सर की पाठशाला। और आप अगर 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं या अब फिर अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हैं और लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम आप करें जिससे कि आपका आने वाला समय और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए, आपको सरकारी नौकरी मिल पाए, तो उसके लिए कोशिशें आपको करनी है। जी हाँ, आज के दौर में युवाओं को अपने करियर को लेकर के खासी चिंता रहती है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा करियर उनको चुनना है। ऐसे में बहुत से सवाल आज के युवाओं के जहन में होते हैं, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में दौड़ते रहते हैं। तो आपको अब इन सवालों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए परिमल सर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और वो आपको बताएंगे कि कैसे इन सभी सवालों के जवाब आपको आप तलाशने हैं और कैसे आपको अपने करियर के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत हद तक जो नुकसान है वो देश और पूरी दुनिया को हुआ और इस दौरान कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ वो था शिक्षा। और शिक्षा, क्योंकि घर में रहकर के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे और ऑनलाइन माध्यम से उनकी पढ़ाई चल रही थी, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ऑनलाइन माध्यम के जरिए जो पढ़ाई की गई क्या वाकई में वो कारगर थी। स्कूल बच्चे जब पहुंच नहीं पा रहे थे तो ऐसे में बहुत हद तक लोगों के सामने परेशानियां थी। और कोरोना संक्रमण के बाद एक बड़ी परेशानी जो देखने को मिली वो थी बेरोजगारी को लेकर के। रोजगार का एक बड़ा संकट बना। लेकिन अब ऐसे में क्या क्या चीजें बदलाव के तौर पर देखी जा सकती हैं, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में परिमल सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले परिमल सर, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि कोरोना संक्रमण का वो मुश्किल भरा दौर बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी कि कैसे हम अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दे पाएं, उनको पढ़ा पाएं। उसको लेकर के जरा बताइए कि ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा थी इसने तो बड़ा प्रभावित किया, जो बीच में गैप बना ये बहुत बड़ा अंतर था। इसका सर जरा जवाब दीजिए। सर देखिए, जो है जैसे पहले पढ़ाई जो हो रही थी वो तो स्कूलों में ही हो रही थी, जिसको आज के टाइम पर ऑफलाइन कह सकते हैं। अब ऑफलाइन पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं भाई जो है ये क्लासरूम जो है पढ़ाई थी। बच्चे स्कूल में जा रहे थे, कॉलेज में जा रहे थे, ट्यूशन पर जा रहे थे, टीचर के सामने डायरेक्ट बैठ करके पढ़ रहे थे। कोचिंग सेंटर में वो लोग पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, किसी किसी टेक्निकल एजुकेशन में वो लोग पढ़ रहे थे। तो जो ये पूरी पढ़ाई है, एकदम से कोरोना आ गया, महामारी आ गई, पूरी दुनिया इसके लिए तैयार थी ही नहीं और भारत तो, हमारा देश तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब इसमें मेडिकल लाइन की लगा लीजिए बात या जो है फिर पढ़ाई की बात कर लीजिए। लेकिन जब ये लॉकडाउन लग गया तो टीचर्स ने, पूरे देश के टीचर्स ने, जैसे केबीसी में बोला था किसी टीचर ने कि टीचर्स भी कोरोना वॉरियर्स हैं। और इन्होंने बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, जैसे उनको पता ही नहीं था करना क्या क्या नहीं करना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उनके सामने एक बड़ा संकट था और उस संकट को जो है उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से डील किया और वे जैसे भी करके एनी हाउ उन्होंने मैनेज किया। उस टाइम पर इंटरनेट लगवाना हो, चाहे वाईफाई की ज़रूरत हो, चाहे जो भी हो, ये मोबाइल कंपनियों के सामने भी बड़ा संकट था कि एकदम से बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया था, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस टाइम पर टीचर्स के लिए पढ़ाना एक बड़ी चीज़ जो है, मैं कहता हूँ कि जो है टीचर्स ने बहुत बड़ा काम किया। ऑनलाइन में उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की। अब बच्चों को पढ़ने के लिए जो है जैसे वो अभ्यस्त नहीं थे और बहुत सारी जगहों पर उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसके चलते ये दिक्कत रही और बहुत पढ़ाई का लॉस हुआ है भारत में। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जैसे जो है बहुत लोग जो है, जैसे एलीट क्लास की बात करेंगे हम, बहुत पढ़े लिखे लोग थे जो शहरों में रहते थे, जिनके पास नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और नेट की प्रॉब्लम ना होने के कारण उसके अंदर जो है जैसे वे लोग जो है अपनी पढ़ाई कर रहे थे या जो कुछ भी कर रहे थे तो उनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो गाँव में बच्चे थे, जो लोग ऐसे थे जिनके पास उस प्रकार के मोबाइल नहीं हैं, जो 2-2, 4-4, 5-5, 10 हज़ार रुपये के मोबाइल यूज़ कर रहे थे, जहाँ पर नेट जो है 4G था ही नहीं, तो वहाँ पर लोगों को सामने जो है प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम के कारण जो है पढ़ाई का लॉस रहा। और मैं ये मानता हूँ कि जो है जैसे बहुत प्रयासों के बावजूद भी अगर प्रयास ना किए जाते तो टोटली लॉस हो जाता, क्योंकि बिल्कुल ही बंद रहा है एजुकेशन सेक्टर। और जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के बाद अब जो है खुले हैं, तो उस क्लास का तो बहुत ही लॉस होता। लेकिन अब जो है थोड़ा सा मामला सुधार में था और कंपैरेटिवली जो है कुछ काम कर पाए। जी सर। लेकिन इसमें परिमल सर एक चीज़ और भी, क्योंकि बच्चों के सामने बड़ी परेशानी थी कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और पेरेंट्स ये चाहते थे कि ऑफलाइन क्लासेस दिलवाएं, क्योंकि सभी को मालूम है कि ऑफलाइन क्लासेस के जरिए ही सही तरीके से पढ़ाई हो पाती है। जी। लेकिन इस दौरान चिंता इस बात को लेकर के थी कि कोरोना है, हम बच्चों को स्कूल भेज नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी सबसे बड़ी दुविधा थी। तो अब ऑनलाइन क्लासेस का क्या स्कोप आने वाले समय में आप देख रहे हैं? देखिए सर, जैसे ऑनलाइन का जो है ना, जैसे इस दौर में भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है।
सभी टीचर्स के पास कैमरे उन्होंने लगाए हैं, चीज़ों को उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है सेट किया है, सारा काम सही है। लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन एजुकेशन है, मैं इसको क्लासरूम कोचिंग बोलता हूँ सर। क्लासरूम के अंदर जब जो है बच्चा जाता है तो वहाँ पर जो टीचर होता है, उसके अटेंडेंट होते हैं, जो उसके गाइड होते हैं, तो वे सब लोग उसका ध्यान रखते हैं कि उसकी समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, वो पढ़ाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसका एक कंप्रीहेंशन लेवल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कि मोबाइल पर वैसा नहीं हो रहा। अब बच्चे के हाथ में मोबाइल यहाँ पर जो पहले होता ही नहीं था, अब इस क्लासेस के बहाने उनको मिल गया, तो उस टाइम पर जो क्लास चला करके उसको कैसे कब उन्होंने जो है वापस उसको मोड़ा, और मोड़ने के बाद कब जो उसके बाद फिर जो है उन लोगों ने गेम खेलना चालू कर दिया, पबजी खेलना चालू कर दिया। ये पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हाथ में मोबाइल है, जो जब तक वो गेट से वहाँ तक आकर के देखते हैं उतनी देर में उसको चेंज करके क्लास दोबारा लग सकती है, पता नहीं क्या हो रहा, बहुत देर से आवाज़ ही नहीं आ रही, अब आई है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है एजुकेशन का, जो पर्सनल लेवल पर है। तो जो क्लासरूम कोचिंग थी, जो क्लासरूम के अंदर बच्चे जा करके पढ़ रहे थे, उससे उनका बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा। और कई शब्द बोले जाते हैं, ये जो है हम लोग बोलते हैं भाई प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, प्रेरणा है, ये क्लास में बाकी बच्चों को देख करके आती है। भाई 4 बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं बढ़िया नहीं कर रहा हूं, तो उसके मन में आता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। उसको लगता है कि मुझे भी आगे और मेहनत करनी चाहिए, अब मुझे भी होमवर्क करके आना चाहिए। तो वो सारी चीजें, वो चीजें जो है ना मिस हो गई है। बिल्कुल, ये बहुत सारे प्रय होते हैं जिसको बोलते हैं, और इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये जो प्रतिस्पर्धा वाली जो फीलिंग है, ये क्लासरूम में आकर के ही, क्योंकि आपस में जब बच्चा देखता है, पढ़ रहा होता है, तो उस वक्त वो माहौल बनता है। चलिए, इस बीच सर हमारे साथ एक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आरती, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी बच्चों की स्टडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, तो सर अभी बहुत बच्चे ओवरकम भी कर पा रहे हैं, लेकिन टीचर्स का और स्टूडेंट्स का इसमें क्या योगदान होना चाहिए कि जो माइंड पे स्ट्रेस आया उसको ओवरकम कर पाए सर? हाँ, देखिए स्ट्रेस का जो जो कारण है भाई, जो घर में बैठे रहे हैं बच्चे, उसके कारण जो है बच्चों में स्ट्रेस रही है। अब जैसे बच्चे बाहर जाते थे, खेलते कूदते थे या कुछ भी करते थे, तो स्ट्रेस अपने आप रिलीज हो जाता था। अब जो है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी क्या चाहिए कि उनके लिए जो है ना थोड़ा सा पढ़ने का टाइम रिड्यूस करके उनके खेलने का टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। और जब घर से बाहर जाते हैं, बच्चों के ग्रुप बनते हैं और वो खेलते कूदते घूमते फिरते हैं, तो वहाँ से स्ट्रेस कम होता है। और जब उसको जो है अच्छे तरीके से टीचर पढ़ाएगा, अब ये टीचर को सोचना चाहिए कि ये 2 साल का टोटल लॉस था। अब इस 2 साल के दौरान बच्चों ने लिखित का, पढ़ने का और बाकी चीज़ों का जो प्रैक्टिस किया है, बाई चांस उन्होंने किया हो तो, लेकिन जो है सही से ये मानना चाहिए कि नहीं किया। और एक बात और माननी चाहिए, जिस टाइम पर वो स्कूल में जा रहे थे, लेट से PP1 में आ रहा था, अब वो फर्स्ट क्लास में आ गया, जो 2 साल तक उसको सीखना चाहिए था वो तो उसने सीखा ही नहीं। तो अब उसको ट्रीट करना चाहिए जैसे वो PP1 का बच्चा हो। जैसे कोई 6th क्लास में स्टूडेंट है, तो 6th के स्टूडेंट को सोचना चाहिए वो 4th का स्टूडेंट है, और वहां से उसको जो है इंक्रीज करना चाहिए। और कुछ जो है बातें उसको जो पढ़ाते हुए थोड़ा सा और बेसिक पर ध्यान देते हुए ये करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने स्कूली एजुकेशन स्टार्ट की, पहले मेरा आइडिया ये था कि बच्चे को 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर बहुत बढ़िया जो है बेसिक करवा करके और उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है, वो चीज़ें आगे ग्रैब कर लेगा। लेकिन जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो 2-2.5 महीने में तो उसको जो है वापस से स्टार्ट करने पे लग गया, वो 0 पर पहुंच गए थे या नेगेटिव में बच्चे थे। अब वहां से 2-2.5 महीने के बाद वो इस लेवल में आए कि वो बेसिक कर पाए। अब 2-3 महीने और लगने के बाद वो इस लेवल पे आए कि वो क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाए। अब पढ़ते हुए उनको 4 महीने लगभग हो गए हैं, लेकिन उन 4 महीने के बाद वे इस लेवल पर है कि कुछ क्वेश्चन सीख पाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं। और अगर ये टीचर अपने आप को जो है जैसे ये जज नहीं कर पाता कि बच्चे स्टूडेंट के ऊपर क्या फीलिंग हो रही है, वो मन में महसूस क्या कर रहा है, तो फिर वो पढ़ाई सही नहीं होती है। तो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे 2 साल का जो ये दौर था, इस 2 साल के दौर में पढ़ाई बहुत लो लेवल पर गई, तो ये स्ट्रेस इस कारण से ज्यादा इंक्रीज हो गया। यानी कि बच्चों ने शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई की है, यानी कि वो वापस से 0 पहुंच गए और 0 से फिर 1 2 3 आगे उसी स्टेप पर आगे बढ़े। सर हमारे साथ परिमल सर की क्लास में और कुछ स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, यानी कि वो अपने सवाल पूछना चाहते हैं। सोनीपत से हमारे साथ जगदीश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जगदीश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए सर। ये बच्चा BA फर्स्ट में की है बच्चे ने, +2 करके। हाँ, हेलो नौकरी के लिए कंपटीशन की वो तैयारी कराना चाहते हैं जी। ठीक है, तो वो जो +2 जो है बच्चे ने कर लिया, कैसे क्या है? ठीक है। हाँ जी जगदीश जी, +2 कर लिया बच्चे ने? हाँ जी, ठीक है, तो तैयारी करवाना चाहते हैं, +2 के बाद जो जैसे जो है तैयारी करवाना चाहते हैं, तो जो है बच्चे से आप जो है पहले तो आप कंसीडर करिए, उसके साथ बैठिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और उसके जानने का प्रयास कीजिए कि उसकी रुचि क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है।
अब जो है जैसे उसको अगर गवर्नमेंट जॉब में सेक्टर में जो है उसको जो है इंटरेस्ट है तो फिर तो आप उसको आईसीएस में ले आइए। रेलवे रोड पर जो है हेड ऑफिस है हमारा सोनीपत में ही। और अगर उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो उसको डिग्री करनी है, उसको डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक करना है, उसको अर्निंग का जो है लेवल अब साल 2 साल में चाहिए या 5-4 साल बाद चाहिए, तो ये बच्चे से जो है पूछना चाहिए भाई उसका इंटरेस्ट क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। और फिर भी आपको जो है और ज़्यादा करियर काउंसलिंग चाहिए तो हमारी हर एक ब्रांचेस पर करियर काउंसलिंग सेशन चलता है, हर रोज़ चलता है। वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और लगभग जो है 1 बजे तक चलता है। तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी अटेंड कर सकता है उसको आकर के, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो सभी ब्रांचेस पर भी होता है। तो जिसके मन में जो भी डाउट रहता है या कुछ भी रहता है, अब भाई हमें क्या पूछना है, जैसे ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका दिया, लेकिन ये टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अब करियर काउंसलिंग के सवाल इतने ज्यादा हैं, क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं, तो आप आईसीएस की किसी ब्रांच में आए, वहां पर आकर के अपने करियर काउंसलिंग जो कितनी अच्छी ले सकते हैं। उसके अंदर हम लोग सेमिनार्स करते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं। उसके अंदर पूरी जानकारी मिलती है, वो जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी डिसाइड करना हो वैसा करें जी। अब हर काम करने के लिए, जैसे बच्चे को जो करियर करना है ना, करियर जो भी बनाना है, तो उसके ऊपर उसको टाइम थोड़ा सा लगाना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबीज क्या है और मैं उसको कैसे पूरा कर पाऊंगा और उन चीजों को मैं कैसे अर्निंग में कन्वर्ट कर पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बच्चे को जो है ना, बच्चे के करियर को बहुत इंपॉर्टेंट मान करके उसके ऊपर हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और चीजें अलग अलग जानते हैं। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बैठे हैं मार्केट में। आप घर से बाहर निकलिए, आपके काम की चीज आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। और इसीलिए परिमल सर, क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हर कोई चाहता है और इसलिए लगातार कार्यक्रम में फोन कॉल्स आ रही हैं। नरेश हमारे साथ एलनाबाद से अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश, बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। सर, मेरा नाम नरेश मुंदलिया फ्रॉम एलनाबाद जी। सर, मैं सर से बोलना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति आई है अभी तो उसके बारे में सर का क्या पक्ष रखते हैं? देखिए भाई, नई शिक्षा नीति आई है, जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे पुरानी शिक्षा नीति में हो सकता है कुछ कमियां महसूस की हो, और या कई बार जो है ना, जैसे क्या होता है कि सरकार वैसे ही जो है ये लगे कि वे काम कर रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों का आगे पीछे हेर फेर करके जो कुछ भी कर देते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, जो एजुकेशन है भारत में वो बहुत अच्छी एजुकेशन है। देश की आज़ादी के बाद से जो देश में एजुकेशन चली, आईआईटी बने, आईआईएम बने, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बने, एम्स बने, वहाँ से जो लोग जो है डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, तो वे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर इंजीनियर भारत ने प्रोड्यूस किए हैं। और पूरी दुनिया में बड़े फक्र से कहा जाता है कि भारत के जो है जो वर्किंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हर जगह होता है। कई जगह होता है जो 40% तक इंडियन है, बाकी इतने इंडियन है। तो एजुकेशन भारत में, ऐसी बात नहीं कि एजुकेशन अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी एजुकेशन थी, लेकिन उसकी रीच बहुत कम लोगों तक थी। जैसे एम्स से डॉक्टर कितने बन सकते हैं और फिर वो कितने लोग भारत में रुकेंगे, आईआईटी से डॉक्टर इंजीनियर कितने बन सकते हैं, वे भारत में कितने रुकेंगे और विदेशों से उनको कितने ऑफर मिलते हैं। जैसे एजुकेशन में भारत में जो करना चाहिए, जो मुझे लगता है, एक समान शिक्षा जो है और एक समान अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवानी चाहिए, जो कि नहीं है। शहरों के अंदर और गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है और इस गैप को कवर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी बात मुझे नहीं लगता है। जैसे गाँव के अंदर आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं, अच्छे स्कूल नहीं मिलते हैं, अच्छी बिल्डिंग नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गांव के अंदर। इनफैक्ट हम क्या कहें, चाहे कितनी बातें कर लो, अधिकतर गांव के स्कूलों में बिजली होती ही नहीं, क्योंकि दिन में बिजली होती ही नहीं हरियाणा में। अब जो है धीरे धीरे कह रहे हैं कि जो है 5000 गाँव में जो है बिजली 24 घंटे कर दी गई है। वो कितना सही है कितना नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल लोगों को ये बात करनी चाहिए। लेकिन जहां तक देखा गया, गांव के अंदर बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें नहीं है, टीचर्स की टीम नहीं है, जबकि शहरों में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी महंगी फीस लेते हैं, उनके पास सुविधाएं सब कुछ चीजें हैं। अब उनका कंपैरिजन उसमें गैप आता है। अब बहुत महंगी फीस दे करके बहुत अच्छे कॉलेजेस से डिग्रियां करने के बाद जब वे विदेश चले जाते हैं तो भारत में उस एजुकेशन का फिर फायदा नहीं रहा। इस प्रकार की चीजों के ऊपर एजुकेशन में भारत में अब नई शिक्षा नीति पर भी ऐसी बातें की नहीं गई है। और कुछ बातें मुझे और ज्यादा बुरी लगती है, वो स्वायत्त की बात करते हैं। स्वायत्त मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब प्राइवेट। अब प्राइवेट जब चीजें हो जाएंगी तो उसके अंदर फीस बढ़ेगी, उसके अंदर जो है जो रेंज है स्टूडेंट्स की वो कम हो जाएगी, ये ज्यादा दिक्कत की बात है। नहीं, अगर सर स्वायत्त की बात होती है तो मेरा तो सवाल आपसे ये भी होगा कि आपका भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो आप उसके खिलाफ कैसे फिर? देखिए, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो
भाई बहुत माफ़ी के साथ मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कहना चाहिए, जब ये स्कूली एजुकेशन है सबसे बढ़िया पढ़ाई होती है स्कूल में। अब स्कूली एजुकेशन जिस टाइम पर जो है फेल होती है गवर्नमेंट स्कूल, उस टाइम पर प्राइवेट स्कूल जो है पन पे। अब प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी जब उस प्रकार की क्वालिटी और वो एजुकेशन नहीं मिली तो उसके बाद फिर ये जो है कोचिंग सेंटर पन पे। कोचिंग सेंटर तो 2-3 बार फेल्योर के बाद की घटना है। अब ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े बिना रह जाएंगे, ऐसा नहीं है लोग जाहिल रहने वाले हैं, पढ़ेंगे लोग, लिखेंगे और जितना मौका लोगों को मिलेगा उतना आगे बढ़ेंगे। आप फीस की कहानी और ये फ्री एजुकेशन की बात आप जो कह सकते हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है, स्कूलों में उस प्रकार से बात नहीं बन पा रही है, तो क्या बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना गुनाह है? हमारा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मेरा मानना यह है एज एजुकेशनिस्ट, एज टीचर, कि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर होना चाहिए और सबको समान शिक्षा पूरे देश में और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर मिलनी चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई सब चीजें बराबर हो जाएंगी ना तो बहुत बढ़िया होता है। जैसे विदेशों के बारे में कई बार सुनते हैं कि वहां पर एक डॉक्टर भी उतने ही रुपए कमा रहा है और एक स्वीपर भी उतने ही रुपए कमा रहा है, एक प्लम्बर भी उतने ही रुपए कमा रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन भी उतने ही रुपए कमा रहा है और उनका लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड लगभग बराबर है। तो वहां पर जो ये फर्क पड़ता है ना, तो वहां पर एक आदमी जाकर के इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरा आदमी वहां पर जाकर के कोई डिप्लोमा कर रहा है, तीसरा आदमी जाकर के वहां मेडिकल के लिए जो है पढ़ाई कर रहा है, तो सभी पढ़ाई का स्टैंडर्ड लगभग बराबर है। ये जो अर्निंग होती है ना, अर्निंग ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। जिस आदमी में नॉलेज ज्यादा होगी वो ज्यादा अर्निंग करेगा, जिसमें नॉलेज कम है वो कम अर्निंग करेगा। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि लगातार फोन कॉल्स भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार स्कॉलर अपने सवाल अपने भविष्य को लेकर के पूछना चाहते हैं कि कैसे परिमल सर हमें कुछ गाइड कर पाएं। आप खैर इसमें जरा जल्दी से कॉलर को जोड़ लेते हैं। नरेश हमारे साथ पानीपत से जुड़ चुके हैं। नरेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार नरेश जी। सर एक छोटे भाई ने अभी 12वीं की है जी, और पिछले साल वो कुछ नहीं पढ़ पाया, 12वीं में भी कोरोना की वजह से ऐसे ही पास हो गया जी। तो अब उसको बीए करवाएं कि आपकी कोचिंग में भेजें? सर ये तो इंटरेस्ट आपके भाई का और आपका है कि आप जो है सरकारी नौकरी चाहते हैं या आप उसके लिए डिग्री चाहते हैं। जैसे दो बातें मैं बोल सकता हूँ भाई, आईसीएस में आएगा, कोरस्पोंडेंस से डिग्री करेगा तो 2-3 साल के बाद उसके पास सरकारी नौकरी भी होगी। अब वो पढ़ाई में कमजोर हो गया है। अब दो स्कीम है ना, पहले तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी थी, तो नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर एजुकेशन का इतना सत्यानाश हुआ, बच्चों का इतना नुकसान हुआ है, बस पूछिए मत। दूसरे बाद अब ये कोरोना, इसके बाद जो है इसमें कोई बात ही हुई नहीं, अब इसके अंदर पढ़ाई नहीं हुई, पेपर ही नहीं दिए गए, तो ये लॉस जो हुआ है, तो इसके कारण थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, 1-6 महीने का टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। आज भी जो है जैसे रिजल्ट आया है तो बहुत बच्चों का जो है, मैंने स्टेटस भी लगा रखा है, बहुत बच्चे जो है जैसे सिलेक्ट होते रहते हैं। जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा उसको जो वो मिलती है, सफलता मिलती है। कमजोर है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो नरेश जी आप डिसाइड करिए, उस बच्चे के लिए आपको सिर्फ डिग्री चाहिए या डिग्री के साथ जॉब भी चाहिए, और जॉब चाहिए तो प्राइवेट चाहिए या सरकारी चाहिए। अब या उसके लिए आप बिजनेस का कुछ प्लान करते हैं, तो अलग अलग लेवल है, अलग अलग आदमी को सोचना चाहिए। भाई दो बातें हैं, एक तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं उन्हें कुछ करना ही नहीं, खाली रहना, सुखी रहना, भला भूख मरनी, ऐश करनी, इस प्रकार से मेरे पापा बोलते थे। ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा एक लाइन और बोलूंगा बस, उसमें फिर बिजनेस करना है या जॉब करनी है, और जॉब करनी है तो प्राइवेट या सरकारी। तो पहले आप इतने इंटरेस्ट चेक करके और उसके बाद आप विचार बनाइए। आप आईसीएस में आइए, करियर काउंसलिंग में हम पूरी बातें बताएंगे। पानीपत में बेसन स्वरूप कॉलोनी में हमारा सेंटर है और बहुत अच्छा सेंटर, बहुत बच्चों ने वहां से जो है गवर्नमेंट जॉब पाई है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ सुशील कटारिया कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए, क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं फतेहाबाद आईसीएस कोचिंग सेंटर से हूँ सर। सर मेरे भाई ने +2 की है अब सर, अब वो सर आईसीएस सेंटर में जा नहीं रहा, उसके लिए आप बताओ मैं क्या बोलूँ सर। उसने बहुत बोला है सर उसको मैंने। भाई देखो, जो है बच्चे को सेंटर तक पहुंचाना, अब जो बच्चा आएगा उसको तो हम पढ़ा सकते हैं, जो बच्चा नहीं आ रहा है या जो क्या कर रहा है तो उसका तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आईसीएस में पढ़ के बच्चों ने जो है, सैकड़ों बच्चों ने, मोर देन 100 स्टूडेंट्स टॉप किया है, अलग अलग फील्ड में उन्होंने जो है फर्स्ट रैंक लिया है।
आईसीएस में पढ़ के लाखों लोग नौकरी लगे हैं। अब वो बच्चा जो वहां जाकर के पढ़ना नहीं चाहता या जो कुछ भी है, अब बच्चे की संगत होती है। मुझे ऐसा लगता है सर, इसके अंदर जो बच्चे 6ठी क्लास में हैं तो वो कच्चे घड़े हैं, बिल्कुल कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, उनको कैसे ही मोल्ड करो। 7th में वैसे ही है, 8th में वैसे ही है, 9th में वैसे ही, धीरे 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 वो दुनियादारी को सीख रहे हैं। 9th क्लास और 10th क्लास में जाने के बाद वो अपना रास्ता पकड़ते हैं कि उनको सुधार की तरफ जाना है या नुकसान की तरफ जाना है। वे लोग जो है तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, तो वे लोग वहां पर जाकर के इस लेवल को पकड़ते हैं। 11th 12th में वो काम पक्का हो जाता है, ग्रेजुएशन के बाद रास्ता बदलना बेहद मुश्किल है। उन्होंने रास्ता सही पकड़ लिया, पढ़ाई लिखाई मेहनत का, ईमानदारी का, तो जीवन में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। और गलत रास्ता पकड़ लिया तो फिर दिक्कत है। तो भाई अब आपका बच्चा जो है वो आईसीएस में नहीं आना चाहता तो फिर तो उसको क्या कहें, और कहीं भी नहीं जाना चाहता तो उसका क्या करें। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपकी नींव अच्छी है तो आपका भविष्य भी बहुत सुंदर हो सकता है। जरा आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ पंकज भिवानी से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज, बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी सर, अभी एसएससी की जितनी भी भर्तियां आती है उनके साथ रेट लिस्ट आती है, कितने में पेपर होगा, ऐसे में हम क्या करें? देखिए जो है जैसे भर्तियां आती हैं तो जो ना, जैसे एक दौर था, मैं कहूँ इंडिया न्यूज़ को बहुत धन्यवाद। 10 साल हो गए सर, 10-12 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और प्रोग्राम किया था कि आप पुलिस में, एसएससी में, फोर्स में, टीचिंग में करियर पा सकते हैं। और अब जो वहाँ से यहाँ तक जो बात पहुँची तो कंपटीशन बहुत बड़ा है। बहुत लोगों का मन करता है कि हाँ अब पढ़ के नौकरी लग सकते हैं। खर्ची पर्ची की बात बहुत ज़्यादा कही जाती है, और इस बात से कौन एग्री नहीं करेगा कि उस टाइम पर लोग पढ़ लिख करके नहीं बल्कि जुगाड़ों से लोग नौकरी लगते थे। वहां से लगातार ये बातचीत हुई, स्टूडेंट्स ने भी आवाज उठाई, युवाओं ने आवाज उठाई, और धीरे 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 अब सरकार ने कानून भी बनाया है, हरियाणा सरकार ने, उसका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम। और उसके बाद जो 3 पेपर हुए हैं तो ये जो है पेपर जो है लीक भी नहीं हुए, गड़बड़ भी नहीं हुई है। एसएससी के पेपर में अब की बार जुगाड़ नहीं चले हैं। तो जो ये कहानी चल रही है पूरे देश के अंदर, ये आवाज बुलंद हो रही है, तो मैं तो सभी युवाओं का भी धन्यवाद करूंगा, सरकार का भी करूंगा। अब ये फेयर सिलेक्शन पढ़ाई के दम पर, तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको पढ़ते जाना है। ये पढ़ाई चालू हो गई, पहले जो ये काम चलता था 3 महीने में सरकारी नौकरी, हमने बोला यहाँ पर 6 महीने की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, हमने ये बोला यहाँ पर, और तब होता था। लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा और नौकरी लगने के लिए तैयारी की जरूरत ज्यादा पड़ने लग गई। अब जो है इस कारण से जिन बच्चों ने जो है कोरोना के टाइम पर जो पढ़ाई की ही नहीं, जिन बच्चों ने जो है नो डिटेंशन पॉलिसी में पढ़ाई की है, तो स्कूल के अंदर वो जो पढ़ाई का लेवल नहीं बना, इस कारण से थोड़ा सा टाइम बढ़ा है। अब साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। और आईसीएस में तो हमने तैयारी का लेवल ये किया है, चाहे कहीं कोई भी वैकेंसी आती है, एक ही तैयारी आपकी हर जगह पर काम आने वाली है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि तैयारी आपको करनी है और आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। रविंद्र, बहुत स्वागत है। चलिए, लगता है जी रविंद्र अपना सवाल रखिए। ठीक है, शायद संपर्क टूट गया है। नरेश हमारे साथ अगले दर्शक के कार्यक्रम में। नरेश, बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरा सवाल है कि जो हरियाणा की एचएसएससी है, इसमें जो सिलेबस डिफाइन नहीं है तो उसके सर जो हरियाणा एचएसएससी है इसमें सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है सर, हो या ना हो सिलेबस? नहीं, सिलेबस डिफाइंड जैसे जो है ना, जैसे कंपटीशन का सिलेबस ऐसा नहीं होता डिफाइंड कि भाई 5 चैप्टर में से आएगा, 3 में से आएगा, 2 में से आएगा, 8 में से आएगा। एचएसएससी के सिलेबस के ऊपर कई बार गड़बड़ होती है। उसके अंदर जैसे पीछे जो है हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, जो लीक हो गया था, कैंसिल हो गया था, जिसके ऊपर खूब बवाल मचा है, उसके अंदर पशुओं से संबंधित जो है वो जानकारी ले ली, ये गलत है। अब बच्चे ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है, ये तो मेरी सरकार से भी डिमांड है, मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं, मैंने मंत्रियों तक ये बात पहुंचाई है, एचएसएससी के चेयरमैन तक ये बात पहुंचाई है कि बच्चों ने जो पढ़ाई की है, सभी बच्चों ने 10वीं क्लास तक मैथ पढ़ा, सभी ने सोशल साइंस पढ़ी, सभी ने साइंस पढ़ी, सभी स्टूडेंट्स ने हिंदी और इंग्लिश पढ़ी। अब रीजनिंग बनता है, भाई उसके अंदर दिमाग है कि नहीं, ये रीजनिंग चेक करना बनता है। तो 10th लेवल तक के क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं, वो मैथ्स के, वो सोशल के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जिसको बोलेंगे, इकोनॉमिक्स के, जो 10th लेवल तक का जो सिलेबस बनता है ज्योग्राफी का, साइंस का, ये आना चाहिए,
इससे मामला सही होता है। अब इसके अलावा जैसे लास्ट टाइम पर 2019 में क्लर्क की भर्ती का पेपर हुआ था, क्लर्क की भर्ती के पेपर में क्या किया, मैथ्स के क्वेश्चन एमएससी और बीएससी लेवल के दे दिए। अब जिन बच्चों ने मैथ्स एमएससी बीएससी में पढ़ा नहीं वो कैसे करेंगे, उन्होंने क्या किया, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन एमटेक लेवल तक के दे दिए, उन्होंने एमसीए लेवल तक के कंप्यूटर के क्वेश्चन दे दिए। ऐसा करने से होता क्या है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं क्वेश्चन आता है करते हैं, नहीं आता नहीं करते हैं, और ये बात हम उनको सिखाते हैं कि पेपर में पढ़ाया हुआ सिलेबस है तो क्या करोगे और बिना पढ़ाया तो क्या करोगे। हमारा कोचिंग सेंटर वालों का या पढ़ने वाले बच्चों का कोई नुकसान नहीं। नुकसान किसका होता है इसके अंदर, सरकार का, उसकी इमेज का। लोग गालियां देने लगते हैं सरकार का, जो है जैसे मनोहर लाल खट्टर जी और जो है पूरी जो है सरकार अब की बार 75 पार ये नारा था, लेकिन वो नंबर 40 पर रह गया। कारण क्लर्क के पेपर में एक लड़की ने बहुत वीडियो बनाया एक, और वो जो बहुत ज्यादा बोला, खट्टर साहब हमारा पेपर भी 90 का था, आपका भी 90 का है, हम भी ये सोच रहे थे 75 पार, आप भी ये सोच रहे हो 75 पार, ना हमारे 40 पार होने और ना तुम्हारे 40 पार होने। ये इस प्रकार का वीडियो आपने भी जो सुना होगा। तो ये जो पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस जब आता है तो युवा सरकार से चिढ़ जाते हैं, युवा सरकार के खिलाफ होते हैं। अब 2-3 पेपर हुए हैं, पढ़ाए गए सिलेबस में से हैं, तो उससे जो सरकार की इमेज सुधरती है। बिल्कुल, और इसीलिए क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश भी यही थी कि जितने भी दर्शक हैं उनके सवालों का जवाब उन तक पहुंच पाए, और समय थोड़ा सा कम है सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में चलिए। जो है आईसीएस का जो प्लेटफॉर्म जो है रहता है जुड़ा हुआ, कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, और ये इस आज के कार्यक्रम के लिए सर बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत सारी गाइडेंस दी है हमारे सभी दर्शकों को। ये बात पहुंचाने की कोशिश है कि कैसे आप अपने भविष्य को और भी ज्यादा मजबूत और सुंदर बना सकते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।